नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज में आप सभी का। मैं हूं अश्वनी कुमार मिश्र। दिन भर की खबरों को समेट कर हम हाजिर हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में बीजेपी ने 71, हमने 6 और जेडीयू ने 4 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर विरोधियों पर ली बढ़त। दोनों डिप्टी सीएम समेत कई दिग्गजों को टिकट। सहयोगियों ने मतभेद की बात को किया खारिज। कहा जीतेगा एकजुट एनडीए, महागठबंधन में अब भी फंसा है पेच। भारत के दौरे पर आए मंगोलिया के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों में 10 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत मंगोलिया का रिश्ता सीमाओं से परे। मंगोलियाई नागरिकों के लिए मुफ्त ई वीजा देने की घोषणा। अमेरिका के बाद भारत में बनेगा गूगल का सबसे बड़ा एआई हब। विशाखापट्टनम में $15 अरब के निवेश से गूगल बनाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा गूगल का गीगावाट स्तर का डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे विकसित भारत के विजन के अनुरूप। दीपावली से पहले दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण। ग्रेप स्टेज 1 तत्काल प्रभाव से हुआ लागू। एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया 211। और खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई में भी भारी गिरावट। सितंबर में थोक महंगाई दर घटकर रह गई 0.13%। फसल की अधिक पैदावार और गेहूं व चावल के पर्याप्त बफर स्टॉक के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी। भारत बना दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। भारत की इकॉनमी पर कम होगा ट्रंप टैरिफ का प्रभाव। आईएमएफ ने 6.6% ग्रोथ का लगाया अनुमान। आईएमएफ ने किया भारत की वित्त वर्ष 2026 के अनुमान के लिए महंगाई का अनुमान घटाकर 2.8%। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। एनडीए में सीट बंटवारे का फार्मूला तय होने के बाद आज बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी और इसके बाद टिकट पाए प्रत्याशियों के खेमे में जश्न का माहौल देखा गया। बीजेपी ने अपने तमाम बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है तो कुछ नेताओं के टिकट भी काट दिए हैं। इस बीच एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के नेताओं ने भी अपने अपने उम्मीदवारों के नाम जल्द घोषित करने की बात कही है। इस सबके बीच लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया। हम पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशियों का ऐलान किया है तो जेडीयू ने भी 4 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। बिहार में पहले सीटों का बंटवारा करके एनडीए ने महागठबंधन पर बढ़त बनाई तो अब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करके एक बार फिर चुनावी समर में लीड ले ली है। मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें दोनों डेप्यूटी सीएम और 2 पूर्व डेप्यूटी सीएम समेत बिहार के कई मंत्रियों को टिकट दिया गया है। साथ ही पार्टी के तमाम बड़े नेताओं और मंत्रियों के नाम भी लिस्ट में शामिल है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। इसके साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम ताराकिशोर प्रसाद कटिहार से भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। पार्टी ने रामकृपाल यादव को दानापुर से चुनावी मैदान में उतारा है। मंत्री नितिन नबीन को बांकीपुर जबकि मंगल पांडे को सिवान से टिकट दिया गया है। संजय सरावगी दरभंगा सीट से पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। नीरज कुमार बबलू को छातापुर से टिकट दिया गया है। पार्टी ने कई मंत्रियों और विधायकों को उनकी परंपरागत विधानसभा सीट से टिकट दिया है। वहीं कुछ नए चेहरे भी सामने आए हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जैसे कुछ नेताओं का टिकट कट गया है। जिन नेताओं को टिकट मिला है उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। हमने काफी नए उम्मीदवारों को भी मौका दिया है जिससे कि एक नई ऊर्जा भाजपा में आए। मैं सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और एनडीए गठबंधन पूरे तौर पर एक है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 200 के ऊपर का आंकड़ा निश्चित तौर पर इस विधानसभा चुनाव में प्राप्त करेंगे। अपने बांकीपुर विधानसभा के जनता को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि फिर से उन्होंने उनके बीच में जाकर चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने जनता से मिलकर जुड़कर काम किया है, जनता फिर से हमको जरूर अपना आशीर्वाद देगी।
एनडीए में सीट बंटवारे के तहत बीजेपी और जदयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सीटों के बंटवारे के बाद उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के नाराज होने की खबरें थीं, लेकिन बाद में मांझी और कुशवाहा दोनों ने ट्वीट करके साफ कर दिया कि एनडीए एक है। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा, एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, ये चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया, बिहार के लिए, बिहारियत के लिए, बिहारियों के मान सम्मान के लिए हम सब तैयार हैं। जीतेगा एनडीए, बना रहेगा बिहार का सम्मान। मीडिया सेंटर इस आने वाले चुनाव के लिए सबसे बड़ा स्तंभ होगा हमारा, जहां से हमारी सच्चाई, हमारी पारदर्शिता, हमारी विचारधारा, हमारी सोच। एनडीए कैसे चुनाव लड़ेगा और किस पार्टी का क्या होगा, पांचों दल समझदार है और समझदारी के साथ पूरा काम कर रहा है। एकदम एनडीए हम लोग जीतेंगे बहुत बहुमत से। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर जदयू में कुछ असंतोष देखने को मिल रहा है। सीट बंटवारे से जदयू सांसद अजय मंडल नाराज हैं और उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर इस्तीफा देने की अनुमति मांगी है। वहीं पार्टी के विधायक गोपाल मंडल सीएम नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे और सुरक्षा कर्मियों के रोकने पर धरने पर बैठ गए। उधर बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार बीजेपी ने आज विधानसभा चुनाव के लिए मीडिया सेंटर की शुरुआत की। इस दौरान चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि महागठबंधन के लोग अहंकार, कुंठा, भाई भतीजावाद से मदमस्त हैं। उन लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है। एक प्रचंड बहुमत के साथ 14 नवंबर को हम नई सरकार बनाना तय हो चुका है। ये घबराहट उनके मन में आ रही है। इस बीच प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने बिहार चुनाव के बीच भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मैथिली ठाकुर ने पटना में बिहार भाजपा प्रमुख दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुई। मैं प्रधानमंत्री जी से काफ़ी प्रभावित हूँ और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उनसे इंस्पायर होकर के आज मैं उनके सहयोग के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। मैं समाज सेवा के लिए आई हूँ और उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आई हूँ। कुल मिलाकर एनडीए पूरी तरह से तैयार है और अपनी तैयारी में विपक्षियों से काफी आगे। शैलेंद्र, राजेश, मधुरेश और कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 71 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है और मौजूदा 10 विधायकों के टिकट भी काट दिए हैं। टिकट कटने वाले प्रमुख नामों में विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का नाम भी शामिल है। नंदकिशोर यादव ने पार्टी के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ हूँ। पटना साहिब विधानसभा के लोगों ने मुझे लगातार 7 बार विजयी बनाया। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के रूप में मुझे जो स्नेह और प्यार दिया, उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। सबका आभार। मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। पार्टी में नई पीढ़ी का स्वागत है, अभिनंदन है। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मुझे लगातार 7 बार विजयी बनाया है। उन्होंने जो स्नेह और प्यार मुझे दिया है भाजपा उम्मीदवार के रूप में, मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। सबका आभार। और बिहार के दोनों चरणों के चुनाव के लिए नामांकन का काम शुरू हो चुका है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे का पेच अभी भी फंसा हुआ है। कल दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठक होनी थी, लेकिन बिना मुलाकात के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पटना लौट गए और इसके बाद महागठबंधन में आपसी खींचतान और तेज हो गई है। सीट बंटवारे से पहले कल आरजेडी ने तो आज सीपीआई-एमएल ने अपने कुछ उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया और इसके बाद असंतोष धरातल पर दिख रहा है। सीट बंटवारे की फांस, महागठबंधन पर आंच, सीटों पर जारी है मंथन, साथ ही बढ़ा रहे तेजस्वी की टेंशन। बिहार में जहां एनडीए में सीट बंटवारा होने के बाद प्रत्याशियों का ऐलान होना शुरू हो गया है, तो वहीं महागठबंधन में अभी सीटों के बंटवारे को लेकर ही पेंच फंसा हुआ है। सोमवार को दिल्ली में लालू यादव और तेजस्वी यादव की कांग्रेस के आला नेताओं से मुलाकात की खबरें आ रही थीं, लेकिन दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठक नहीं होने के बाद से अटकलों का बाजार तेज हो गया है कि महागठबंधन में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं।
भले ही बिहार में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन महागठबंधन की सहयोगी CPI-ML ने पहले ही अपने 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस खींचतान के बीच महागठबंधन के तमाम सहयोगी नेता सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। किसी भी वक्त सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय हो चुका है। थोड़ा इंतजार कीजिए, किसी भी वक्त इसकी घोषणा हो जाएगी। महागठबंधन महामजबूती से चुनाव लड़ेगा और महाविजय करेगा। सहमति मोटी बन गई है। कुछ जगह जो है गठबंधन के लोगों ने अपने वो भी दे दिए हैं, चिन्ह भी दे दिए हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। सीट शेयरिंग में दिक्कत है तो सत्तारूढ़ दल में। भले ही महागठबंधन के बीच सीटों को लेकर अभी भी रस्साकशी जारी है, लेकिन सहयोगी दलों के तमाम टिकटों के दावेदार चाहते हैं कि जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो, ताकि चुनाव के समय जनता के बीच जाया जा सके। टिकट देने में विलंब हो रही है। टिकट जितना विलंब होगा, कैंडिडेट मेरा क्षेत्र में नहीं जा सकेगा। वहाँ की जनता जो है कहेगा कि अभी आया है, इसलिए टिकट जल्दी दे देना चाहिए। महागठबंधन में कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, इसके तय होने से पहले ही सोमवार को लालू यादव ने कुछ आरजेडी प्रत्याशियों को पार्टी सिंबल देना शुरू कर दिया, लेकिन कांग्रेस की नाराजगी की खबरों के चलते तेजस्वी यादव ने प्रत्याशियों से पार्टी सिंबल वापस लिया, जिसके बाद भी सीटों का मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा। इस बीच महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच इशारों में चल रही खींचतान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने एक दोहा पोस्ट किया, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ परी जाए। हर अवसर के लिए प्रासंगिक। मनोज कुमार झा के इस ट्वीट पर कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने रिट्वीट किया, खुसरू दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरो सो डूब गया, जो डूब गया सो पार। गठबंधन को हराने के लिए प्रासंगिक। इन दोहों के माध्यम से महागठबंधन के सहयोगी नेता कहां निशाना साध रहे हैं, इसको लेकर राजनीतिक दलों में चर्चा जारी है। सीट बंटवारे को लेकर चल रहे घमासान के बीच कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की मंगलवार को दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में बिहार चुनाव को लेकर पार्टी प्रत्याशियों की सूची पर चर्चा हुई। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होना है, जिसके तहत 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, तो 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। बिहार से कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत और मंगोलिया के राजनयिक संबंधों के 70 साल और रणनीतिक संबंधों के 10 साल पूरे हो चुके हैं। दोनों ही देशों ने अपनी साझेदारी को और आगे और अधिक प्रगाढ़ करने की दिशा में कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों ही नेताओं ने अपने अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की सराहना की और आपसी संबंधों को तेजी से विस्तार बनाने पर सहमति जताई। हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुलैरसुख-उखना ने मुलाकात की। राष्ट्रपति उखना की ये पहली भारत यात्रा है। दोनों देशों के बीच बीते 10 साल से रणनीतिक संबंध हैं। अपनी द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों ही नेता क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक हित को लेकर एकमत दिखे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र को नियम आधारित, मुक्त व स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में देखते हैं। वैश्विक मुद्दों पर हमारा दृष्टिकोण हमारे साझा मूल्यों पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम करीबी साझेदार हैं। हम दोनों देश फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज को सशक्त करने के लिए भी हम मिलकर काम करते हैं। सामरिक, व्यावसायिक, मानव संसाधन, इंफ्रा विकास सहित सांस्कृतिक संबंधों को नई दिशा देने के लिए दोनों ही देशों ने कुल 9 समझौते व ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें इमिग्रेशन, प्रवासी मामलों, खनिज, सहकार, डिजिटल क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स, माइनिंग, डेयरी और कृषि में भी अपार संभावनाएं हैं और ये खुशी की बात है कि भारत मंगोलिया का एक विश्वसनीय साझेदार है।
मंगोलिया के राष्ट्रपति ने भी भारतीय सहयोग की प्रशंसा की। भारत मंगोलिया के विकास में एक दृढ़ और विश्वसनीय साझेदार रहा है। भारत की $1.7 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट से बन रहा ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देगा। यह भारत का विश्व में सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है। मैं आपके ईमानदारीपूर्ण योगदान के लिए दिल से धन्यवाद करता हूं, जिसने भारत और मंगोलिया के बीच संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बातचीत और समझौते दोनों देशों के लिए लाभदायक साबित होंगे और हमारे नागरिकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। भारत और मंगोलिया के बीच यह मित्रता आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे और हमारी ऐतिहासिक व आध्यात्मिक साझेदारी हमेशा आगे बढ़ती रहे। भारत ने मंगोलिया के नागरिकों को ई वीजा निःशुल्क दिए जाने की घोषणा की। वहीं एक समझौता लद्दाख हिल काउंसिल और मंगोलिया के अरखंगाई प्रांत के बीच हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भगवान महात्मा बुद्ध के 2 महान शिष्यों सारिपुत्र और मौदगल्यायन के पवित्र अवशेषों को भारत मंगोलिया भेजेगा। दोनों ही देशों के राजनयिक संबंधों के 70 साल होने पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। दोनों ही नेताओं ने हैदराबाद हाउस में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। ये पौधा विशेष तौर पर राष्ट्रपति उखना की मां के नाम पर रोपा गया है। इससे पहले राष्ट्रपति खुलैर सुख ने अन्याय के खिलाफ भारत सहित दुनिया को सत्य व अहिंसा का शांतिपूर्ण रास्ता दिखाने वाले महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अखिलेश सुमन और जयंती झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख ओखना के साथ व्यापक बातचीत के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति खुरेलसुख का आज दिल्ली में स्वागत और उनके साथ विस्तृत वार्ता करके मुझे खुशी हुई। उनकी यात्रा ऐसे समय में हो रही जब भारत और मंगोलिया अपने राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे कर रहे हैं और हमारी रणनीतिक साझेदारी का 1 दशक पूरा हुआ है। हम ग्लोबल साउथ की आवाज़ को और मजबूत करने और वैश्विक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। हमारी वार्ता में जिन क्षेत्रों पर प्रमुखता से चर्चा हुई उनमें ऊर्जा, कौशल विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और कृषि आदि शामिल है। मंगोलिया के राष्ट्रपति के नेतृत्व में मंगोलिया के संसदीय शिष्टमंडल ने भारतीय संसद का भ्रमण किया। शिष्टमंडल ने संसद भवन की भव्यता, कलात्मकता और सांस्कृतिक विरासत को निहारा। इस अवसर पर मंगोलिया के संसदीय शिष्टमंडल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि नए संसद भवन परिसर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ और ये भारत के लोकतंत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का सशक्त उदाहरण है। उन्होंने संसद की कार्यप्रणाली में अपनाई जा रही तकनीकी नवाचारों की जानकारी भी शिष्टमंडल को दी। ओम बिरला ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके अब संसद की कार्यवाही 22 भाषाओं में एक साथ प्रसारित की जा रही है। उन्होंने मंगोलियाई प्रतिनिधिमंडल को संसद टीवी, डिजिटल सांसद ऐप और संसद द्वारा अपनाए जा रहे नए नवाचारों के बारे में भी जानकारी दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि भारत और मंगोलिया के बीच संसदीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए भारत मंगोलिया संसद फ्रेंडशिप ग्रुप की स्थापना की जाएगी। इस पहल से दोनों देशों के सांसदों के बीच विचारों का आदान प्रदान होगा, लोकतांत्रिक अनुभव साझा करने की प्रक्रिया को और गति मिलेगी। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख ओखना से मुलाकात की। भाजपा को जानो पहल के तहत भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने मंगोलिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2015 की ऐतिहासिक मंगोलिया यात्रा को याद किया, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली मंगोलिया यात्रा थी और जिसने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया। इस अवसर पर उन्होंने मंगोलिया के राष्ट्रपति के सामने स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल में सहयोग बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा। भारत और मंगोलिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख ओखना ने संयुक्त रूप से दोनों देशों की समृद्ध लोक नृत्य परंपराओं पर आधारित एक स्मारक डाक टिकट को जारी किया।
डाक टिकट में पारंपरिक भारतीय लोक नृत्य शैली रामलीला और विशिष्ट मंगोलियाई लोक नृत्य बिलियगी को दर्शाया गया है। ये संयुक्त डाक टिकट भारत और मंगोलिया के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और साझा विरासत की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हैं और द्विपक्षीय साझेदारी के स्थायी गर्मजोशी और मैत्री का बिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलियाई राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना के बीच प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई। विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि राजनीतिक संबंधों के गहराई और दोनों पक्षों द्वारा प्राचीनतम सभ्यतागत संबंधों, साझी बौद्ध विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी विश्वास की गहरी भावना पर आधारित इस रणनीतिक साझेदारी को इस यात्रा से और महत्व मिला है। President of Mongolia, His Excellency Mr. Khurelsukh Ukhna, is on a state visit to India. Hyderabad House, President Khurelsukh held restricted and delegation level discussions with Prime Minister Shri Narendra Modi. The discussions were warm, wide-ranging and forward-looking, covering strategic and development partnership, cultural ties, trade, education, critical minerals, renewable energy and people-to-people exchanges. विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना ने 10 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। इन समझौतों का उद्देश्य भारत और मंगोलिया के संबंधों को और मजबूत करना है। 10 MOUs were signed. The joint statement will list out the MOUs. They were in the area of cultural exchange, immigration cooperation, promotion of cooperatives, humanitarian aid, geology and mineral resources, quick impact projects, yoga, and also renovation of the Bogd Khan Palace. President Khurelsukh also visited Parliament House, where he toured the building along with the Honorable Speaker of Lok Sabha, Shri Om Birla. Their interaction highlighted the close democratic and parliamentary connect between India and Mongolia, both vibrant democracies committed to rule of law and representative governance. भारत ने मंगोलियाई नागरिकों को मुफ्त ई-वीजा प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। Fulfilling a long-standing Mongolian request and underscoring the growing defense partnership, India also announced that all e-visas to Mongolian nationals would be issued on gratis basis. Other key announcements include the deputation of a Sanskrit teacher to Gandan Monastery for 1 year to enhance monastic Sanskrit capacity, launch of an ICCR youth orientation trip, under which 8 Mongolian students and accompanying faculty will visit India. राजस्थान के जैसलमेर में एक भयानक सड़क हादसा हुआ। यहाँ एक चलती बस में आग लगने से 10 से 12 लोगों की मौत की खबर है। हादसा जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर दोपहर 3:30 बजे एक गांव के पास हुआ। इसके साथ ही हादसे में 3 बच्चों समेत कुल 16 यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि बस में कुल 57 लोग सवार थे। आग लगने के कारणों में शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। असिस्टेंट फायर ऑफिसर कृष्णपाल सिंह ने बताया कि करीब 10 से 12 लोगों की बस में झुलसने से मौत होने की आशंका है। जब हमारी गाड़ी यहाँ पहुँची थी उस समय बस पूरी तरह से जल के राख हो चुकी थी। बस एक आग के गोला जैसा दिख रही थी। उस समय उसके अंदर कोई भी ऐसी कैजुअलिटी नहीं थी कि जो जिंदा हो। सभी जो कैजुअलिटी थी जिंदा थी उनको पहले से ही रेस्क्यू कर दिया जा चुका था और जब हमारी गाड़ी पहुँची आग को बुझा दिया गया था, लेकिन ऐसा कुछ शख्स नहीं था कि अंदर उसको हम जिंदा निकाल सकें। लगभग 10 से 12 लोग बताए जा रहे हैं कि 10 से 12 लोग हो सकते हैं अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर में हुए हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा सोशल मीडिया साइट एक्स पर साझा पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राजस्थान के जैसलमेर में हुई एक हादसे में जानमाल की हानि से व्यथित हूँ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और हरियाणा के मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी ने अपना 41वां स्थापना दिवस मनाया। इसमें एनएसजी कमांडोज ने लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन कर अपनी ताकत और क्षमता का प्रदर्शन किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसजी के जवानों की बहादुरी और समर्पण की सराहना की।
गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मानेसर में एनएसजी के स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने मानेसर में ही एक ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। एनएसजी के कमांडोज ने अपनी प्रतिभा के दम पर प्रदर्शन किया। उसको देखकर वहां मौजूद हर कोई गर्व से भर गया। एनएसजी ने पिछले 4 दशकों में आतंक के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी है। एनएसजी को देखकर देश के हर नागरिक को लगता है कि हमारी सुरक्षा और आतंक के खिलाफ लड़ाई सुरक्षित हाथों में है। देश की सुरक्षा में जुटे एनएसजी के बहादुर जवानों को हृदय पूर्वक की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वो सभी शहीदों और उनके परिवारजनों की प्रति समग्र देश की ओर से अत्यंत हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। गृह मंत्री ने कहा कि एनएसजी के कई सेंटर देश में बनाए जा रहे हैं, जिसमें अयोध्या सबसे लेटेस्ट है। इससे देश के किसी भी इलाके में यदि कुछ होता है तो तत्काल प्रभाव से एनएसजी पहुंच सकेगी। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर का भी शिलान्यास हुआ। 141 करोड़ की लागत से 8 एकड़ भूमि में अत्याधुनिक ट्रेनिंग, आतंकवाद का सामना करने की कमांडोज की, स्पेशल कमांडोज की यहां पर होगी। ये एसओटीसी देश भर की पुलिस में जो आतंक विरोधी दस्ते बने हैं वो सभी को अत्याधुनिक तकनीक के साथ ट्रेन कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सुसज्ज बनाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि धारा 370 समाप्त करने से लेकर कई तरह का काम हमने किया है। एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर तक हमने कहीं भी आतंकवादी हो, पाताल में भी यदि कोई छुपा है तो उसे नीस्त नाबूद करने का काम किया है। पाकिस्तान में जहां से आतंक फैलता था उस टेरर ग्रुप के हेडक्वार्टर को खत्म करने का काम मोदी सरकार ने किया है। पीएमएलए को, ईडी को टेरर ग्रुपों के फंडिंग पर एक्टिव किया। टेरर फंडिंग के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की सिस्टम बनाई। देश भर की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के साथ पूरे देश का डाटा साझा करने की शुरुआत की। 3 नए अपराधी कानूनों में पहली बार हमने टेररिज्म को व्याख्यायित कर अदालतों में जो लूपहोल्स ढूंढते थे वो छिद्र भी भरने का काम किया है। देश में अगर कहीं आतंकी घटना होती है तो उसका एनएसजी ने एक डाटाबेस तैयार किया है। महाकुंभ हो या पुरी की रथ यात्रा हो, सभी जगह पर सुरक्षा का प्रतीक एनएसजी है। एनएसजी ने देश की सुरक्षा के साथ देश के पर्यावरण की भी सुरक्षा की है। गृह मंत्री ने कहा कि एनएसजी को आने वाले दिनों में हम काफी अत्याधुनिक करने जा रहे हैं, जिससे कि इनके कामकाज में काफी बदलाव आएगा। नीरज सिंह की रिपोर्ट, टीडी न्यूज, मानेसर। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इसमें 26 निर्दोष लोगों की जानें गई थी। हमले के प्रतिशोध में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस अभियान के तहत सेना ने पाकिस्तान स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया था। अब इस ऑपरेशन के 6 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भारतीय सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इससे जुड़ी जानकारियां साझा की हैं। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि इस ऑपरेशन के प्रभाव से पाकिस्तान को 88 घंटे के भीतर युद्ध विराम की मांग पर करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ये भारतीय सेना की कार्रवाइयां लक्षित, नियंत्रित और संयमित थी। If I was to just encapsulate this whole operation, 88 hours is what it took for the enemy to come and ask for a cessation of hostilities. You're well aware of that. For that call to be made by my counterpart then. We achieved our politico-military aims. We hit 9 targets across the breadth of Pakistan. As far as our military actions were concerned, they were targeted, controlled, non-escalatory, and we openly acknowledged them to maintain our credibility. भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकास करती हुई अर्थव्यवस्था है। आईएमएफ की ताज़ा रिपोर्ट ये साबित करती है। रिपोर्ट में भारत को दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली अर्थव्यवस्था बताई गया है। और अच्छी खबर यह है कि ये बात खुद आईएमएफ ने कही है और भारत की विकास दर को अपने पहले के अनुमान से संशोधित किया है।
IMF की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया की उन गिनी चुनी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो वैश्विक व्यापार की अनिश्चितता और मौद्रिक सख्ती के बीच भी तेजी से बढ़ रही है। IMF ने अक्टूबर में जारी अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में भारत की वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान को बढ़ाकर 6.6 कर दिया है। इससे पहले जुलाई में ये 6.4 थी। अगले साल यानी 2026-27 के लिए भारत के विकास दर को 6.2% आंका गया है। महंगाई दर के अनुमान में भी बड़ी राहत है। IMF ने भारत के वित्त वर्ष 2026 के लिए महंगाई दर का अनुमान घटाकर 2.8 कर दिया है, जो कि अप्रैल में 4.2 था। भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 7.8% की तेज वृद्धि दर्ज की है, जो पिछले एक साल में सबसे तेज है। दूसरी तिमाही में लगभग 7% की ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की विकास दर में हुई इस तेजी का कारण मजबूत घरेलू मांग, सेवा क्षेत्र में निर्यात में मजबूती और पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। IMF से पहले विश्व बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अपने अनुमान संशोधित किए हैं। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 का अनुमान 6.3 से बढ़ाकर 6.5 कर दिया है और कारण बताया गया है मजबूत उपभोग और GST सुधार। RBI ने भी हाल में अपना विकास दर का अनुमान 6.5 से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। इस साल के लिए चीन की अगर विकास दर देखें तो ये 4.8% है और अमेरिका की GDP की विकास दर 2% है। अमेरिकी टेक कंपनी गूगल भारत में अपने सबसे बड़े निवेश की घोषणा की है। कंपनी ने अगले 5 सालों में भारत में करीब 1.26 लाख करोड़ रुपए निवेश का ऐलान किया है। यह निवेश आंध्र प्रदेश के एक विशाल डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने के लिए किया जाएगा। गूगल का अमेरिका के बाहर ये अब तक का सबसे बड़ा AI हब की ये पूरा का पूरा प्लांट है। इस ऐलान के मौके पर गूगल क्लाउड के CEO समेत अनेक केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को लेकर अमेरिकी कंपनी गूगल ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में आयोजित भारत AI शक्ति नाम की इस मेगा इवेंट में भारत सरकार के कई दिग्गज मंत्री एक मंच पर नजर आए। इस मंच से कई बड़े ऐलान हुए, जिसमें $15 बिलियन का निवेश भी शामिल है। दरअसल इस निवेश से गूगल ने विशाखापत्तनम में एक विशाल डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस को स्थापित करने की घोषणा की। इस दौरान गूगल क्लाउड के CEO थॉमस कुरियन ने कहा कि आंध्र प्रदेश को AI हब गीगावाट स्तरीय क्षमता तक बढ़ाया जाएगा और ये गूगल का अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा AI हब होगा। उन्होंने ये भी बताया कि गूगल भारत में लंबे समय से सक्रिय है, यहाँ 21 वर्षों से काम कर रहा है। We're very pleased to announce a new gigawatt scale AI hub in Visakhapatnam. It's the largest AI hub that we are going to be investing in anywhere in the world outside of the US. It represents a capital investment over the next 5 years of $15 billion. इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनने के लिए अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। Several things can be in the files and in the papers, but when execution happens with the visionary leadership, like I would say the policies and the strategies which Honorable Prime Minister Narendra Modi ji brings into India, and you can see that between 2014 and today, several such policy enablers have been part of the policy here. वहीं इस मौके पर IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इवेंट में गूगल के सामने 3 बड़े प्रस्ताव भी रखे। अश्विनी वैष्णव ने इस इवेंट के दौरान गूगल से कहा कि अंडमान भौगोलिक रूप से स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर है, जहां अंडर सी केबल नेटवर्क को जोड़ा जा सकता है। उन्होंने गूगल से ये भी कहा कि अगर गूगल अंडमान को ग्लोबल डेटा हब बनाता है तो सरकार हर संभव सहयोग करेगी। इसके साथ ही मंत्री ने गूगल से आग्रह किया कि वो भारत के युवाओं को AI स्किल्स सिखाने और रोजगार देने की दिशा में काम करे। Andaman is a very strategic location. Singapore is today all choked. Why can't we make Andaman as the next big hub for global internet data transfer? We'll, from the Government of India's perspective, will provide full support for this.
गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत कर कंपनी के पहले गूगल एआई हब की योजना के बारे में जानकारी सोशल साइट पर साझा की। पिचाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि इस हब के जरिए भारत में एआई नवाचार को तेज किया जाएगा और देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि ये हब गीगावाट स्तरीय कंप्यूटिंग क्षमता, नया अंतर्राष्ट्रीय सब सी गेटवे और बड़े पैमाने पर ऊर्जा अवसंरचना से लैस होगा। इसके माध्यम से गूगल भारत में उद्योगों और उपयोगकर्ताओं तक अपनी अग्रणी तकनीक पहुंचाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की पोस्ट पर लिखा कि आंध्र प्रदेश के गतिशील शहर विशाखापत्तनम में गूगल एआई हब के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। ये बहुआयामी निवेश जिसमें गीगावाट स्तरीय डेटा सेंटर अवसंरचना शामिल है, एक विकसित भारत के निर्माण के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है। ये प्रौद्योगिकी के लोकतांत्रिकरण में एक शक्तिशाली शक्ति होगी। ये सभी के लिए एआई सुनिश्चित करेगा, हमारे नागरिकों को अत्याधुनिक उपकरण प्रदान करेगा, हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और भारत को वैश्विक प्रौद्योगिकी नेता के रूप में स्थापित करेगा। क्लाउड एआई का लाभ व्यापक डेटा सेट को तेजी से और कुशलता से संसाधित करने की इसकी क्षमता है। खास तौर पर इसका इस्तेमाल ई कॉमर्स, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा जैसे डेटा केंद्रित उद्योगों में फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा ये विश्लेषणात्मक क्षमता संगठनों को डेटा संचालित के आधार पर अपने निर्णय लेने में भी सक्षम बनाती है। क्लाउड एआई संचालित एल्गोरिदम को लागू करके थकाऊ और दोहराने वाले कामों को ये खुद पूरा कर देगा, जिससे बार बार एक ही काम को करने की जरूरत नहीं होगी। एआई के इस्तेमाल से लागत में कमी आएगी, साथ ही तेजी से उत्पादकता में भी बढ़त देखने को मिलेगी। कोशिश ये भी की जा रही है कि एआई के सेक्टर में आंध्र प्रदेश को और भारत में एक बड़ी स्थिति को मजबूत किया जाए और इसी को लेकर के इस कार्यक्रम को यहाँ पर लॉन्च किया गया और इसी के जरिए एआई क्लाउड के सीईओ भी थॉमस कुरियन भी यहाँ मौजूद रहे, जिन्होंने इसकी घोषणा की है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, डीडी न्यूज। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत की अर्थव्यवस्था की जमकर तारीफ करते हुए इसे दुनिया के लिए ग्रोथ इंजन बताया है। साथ ही आईएमएफ ने 2025 के लिए भारत के विकास दर को 6.6 और 2026 के लिए 6.2 रहने का अनुमान जताया है। ये उभरते हुए बाजार और विकासशील देशों में सबसे ज़्यादा है। ये सारे आंकड़े ऐसे समय आए हैं जब देश में खुदरा महंगाई दर 8 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है और जीएसटी में कमी की वजह से बिक्री में भारी तेजी देखी जा रही है। दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत लगातार ब्राइट स्पॉट बना हुआ है और तेजी से विकास कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के आर्थिक विकास की रफ्तार पर मुहर लगा दी है। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने साफ कहा है कि जब दुनिया की विकास दर धीमी पड़ रही है, तब भारत एक प्रमुख ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है। उन्होंने भारत की मजबूत नीतिगत बुनियादी बातें और निजी क्षेत्र के शानदार प्रदर्शन को इसकी वजह बताया। आईएमएफ की ये तारीफ जमीनी हकीकत से भी मेल खाती है, क्योंकि देश के आम लोगों को महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर महज 1.54% पर आ गई है, जो पिछले 8 सालों का सबसे निचला स्तर है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने की चीजों की कीमतों में आई है, जहां खाद्य महंगाई दर -2.28% दर्ज की गई। वहीं अगस्त के मुकाबले खाने का सामान और सस्ता हुआ है। वहीं थोक महंगाई के मोर्चे पर भी आंकड़े राहत देने वाले हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2025 में थोक महंगाई दर भी सिर्फ 0.13% पर रही। इतना ही नहीं, अगस्त के मुकाबले सितंबर में थोक कीमतों में 0.19% की गिरावट भी दर्ज की गई। महंगाई में इस कमी की एक बड़ी वजह मोदी सरकार की जीएसटी जैसे आर्थिक सुधारों को माना जा रहा है, जिससे सप्लाई चेन आसान हुई और कीमतों में कमी आई। लेकिन कहानी सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था हर पैमाने पर दमदार प्रदर्शन कर रही है। आइए आपको आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे मोदी सरकार के फैसलों से भारत की अर्थव्यवस्था हर मोर्चे पर दमदार प्रदर्शन कर रही है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चौतरफा अच्छी खबर है। एक तरफ महंगाई रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, तो वहीं दूसरी तरफ जीएसटी को सरल बनाकर 2 स्लैब का कर दिया गया है। भविष्य में भारत के 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और $100 अरब का विदेशी निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है, जबकि पिछले दशक में 17 करोड़ नए रोजगार भी दिए गए हैं। घटती महंगाई, तेज विकास दर, बढ़ता रोजगार और मजबूत विदेशी निवेश, ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में
तेजी से आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत कल से अमेरिका के लिए सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं फिर से शुरू करेगा। डाक विभाग के जरिए इसकी जानकारी दी गई है। 15 अक्टूबर से अमेरिका के लिए पत्र, दस्तावेज, पार्सल और अन्य सभी प्रकार की डाक सेवाएं सामान्य रूप से बहाल कर दी जाएंगी। पिछले 22 अगस्त को इन सेवाओं को रोक दिया गया था। इसके साथ ही व्यापक प्रणाली विकास, CBP अनुमोदित पात्र और समन्वय और साथ ही साथ दिल्ली और महाराष्ट्र सर्किलों में सफल परिचालन परीक्षणों के बाद इंडिया पोस्ट ने अब डिलीवरी ड्यूटी पेड TDP प्रसंस्करण के लिए एक अनुपालन तंत्र स्थापित किया है। इस नई व्यवस्था के तहत अमेरिका को भेजे जाने वाले शिपमेंट पर लागू सभी सीमा शुल्क बुकिंग के समय भारत में अग्रिम रूप से एकत्र किए जाएंगे और अनुमोदित पात्र पक्षों द्वारा सीधे CBP को प्रेषित किए जाएंगे। इससे पूर्ण विनियामक अनुपालन, त्वरित सीमा शुल्क निकासी और बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या किसी देरी के अमेरिका स्थित पतों पर निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित हो पाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि डाक विभाग DDP और योग्य पक्ष सेवाओं की सुविधाओं के लिए ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाएगा। डाक शुल्क अपरिवर्तित रहेंगे ताकि निर्यातक संशोधित अमेरिकी आयात आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए सस्ती अंतर्राष्ट्रीय डिलीवरी दरों का लाभ उठा सके। ये कदम किफ़ायती क्षमता बनाए रखने, MSME को समर्थन देने और डाक चैनल के माध्यम से भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। ग्राहक अब किसी भी डाकघर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र या फिर डाकघर निकासी केंद्र के माध्यम से या फिर www.indiapost.gov.in पर स्वयं सेवा पोर्टल के माध्यम से अमेरिका में डिलीवरी के लिए सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मेल, EMS, एयर पार्सल, पंजीकृत पत्र, पैकेट और ट्रैक किए गए पैकेट बुक कर सकते हैं। और वैश्विक स्तर पर इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है शांति। विश्व शांति में बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है संयुक्त राष्ट्र। नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सैनिकों का योगदान देने वाले प्रमुख देशों के सम्मेलन में इसी विषय पर विशेष जोर दिया गया और अब तक के सभी अभियानों में भारत की भूमिका को भी रेखांकित किया गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सैनिकों का योगदान देने वाले देशों यानी कि UNTCC के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी का मौका इस बार भारत को मिला है। नई दिल्ली में आयोजित इस 3 दिवसीय सम्मेलन में 30 से ज्यादा देशों के सैन्य प्रमुखों ने शिरकत की। इस अवसर पर सभी सेना प्रमुखों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना प्रयासों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से शांति स्थापना अभियानों में अग्रणी रहा है क्योंकि भारत पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। India was a founding signatory of the UN Charter, and for us, the noble vision of the UN Charter was not new. It reflected India's own civilizational philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, means the whole world is a family, which teaches us the world is one family. सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारत में इस सम्मेलन के आयोजन पर खुशी जाहिर की और दुनिया भर में अलग अलग अभियानों में भारतीय सेना के योगदान पर प्रकाश डाला। India, as one of the largest contributors to peacekeeping, has sent approximately 300,000 men and women across 51 missions out of the total 71 peacekeeping missions of the United Nations. These include our early deployments in Korea, that is 1950, Congo, 1960, to the current deployment of 9 out of 11 ongoing missions. पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों की देखरेख करने वाले कार्यालय डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन DPO के अवर महासचिव जीन पियरे लेक्रोइक्स ने इस सम्मेलन में वित्तीय सहायता में कमी की चुनौती पर बात की। Peacekeeping missions have been prioritizing efforts to improve cost effectiveness by fostering a culture of efficiency in both budget requests and resource utilization. This is in line with the Secretary General's UN80 initiative with the aim of adapting what we call the peace and security pillar of the United Nations to be lean, agile and field-focused, delivering impact across mission and non-mission settings. We all have limited resources as we move forward. It's a fact. We have to deal with it and we have to address effectively this situation. शांति स्थापना एक साझा जिम्मेदारी है और भारत में आयोजित ये सम्मेलन वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय भावना का प्रतिबिंब है। इस 3 दिवसीय कॉन्क्लेव का उद्देश्य यही है कि पूरी दुनिया जान ले कि भारत किस तेजी से रक्षा क्षेत्र में
आत्मनिर्भर हो रहा है और इसके साथ ही दुनिया भर में जहां पर भी पीस कीपिंग मिशंस चल रहे हैं वहां पर वो इंडिजिनस सॉल्यूशंस के साथ पूरी दुनिया की मदद कर सकता है। कैमरामैन विक्की राजपूत और ललित के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और मोबाइल फ़ोन निर्यात मामले में भारत का ज़बरदस्त प्रदर्शन जारी है। भारत का स्मार्टफोन निर्यात सितंबर में अनुमानित $1.8 बिलियन को पार कर गया। इसमें पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 95% से अधिक की वार्षिक वृद्धि हुई है। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICEA की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोडक्शन एडजस्टमेंट और सीजनल शिपमेंट साइकिल की वजह से आमतौर पर अगस्त और सितंबर के महीने मोबाइल फ़ोन उद्योग के निर्यात के लिहाज से कमज़ोर महीने होते हैं। इन महीनों में निर्यात कम होता है। बावजूद इसके सितंबर 2025 में निर्यात असाधारण रूप से मजबूत रहा, जो देश के भीतर विकसित हो रहे मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है। रिपोर्ट के मुताबिक मजबूत निर्यात के आंकड़े वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में देश की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता को रेखांकित करते हैं। ICEA के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2025 के दौरान मोबाइल फ़ोन निर्यात $13.5 बिलियन होने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष इसी दौरान ये अवधि में $8.5 बिलियन था, जो कि 60% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। निर्यात के आंकड़े भारत में मोबाइल फ़ोन विनिर्माण क्षेत्र की सफलता की कहानी कहते हैं, जो सतत वैश्विक प्रतिस्पर्धा के 3 स्तंभों पैमाने, दक्षता और विश्वसनीयता के मानदंड पर लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम भारतीय मोबाइल फ़ोन निर्यात के शीर्ष गंतव्य बने हुए हैं। अमेरिका को निर्यात अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच से $3.1 अरब से बढ़कर अप्रैल-सितंबर 2025 में अनुमानित $9.4 अरब हो गया, जो कि लगभग 200% की उल्लेखनीय वृद्धि है। ICEA के अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2025-2026 में मोबाइल फ़ोन निर्यात लगभग $35 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जबकि वित्त वर्ष 2024-2025 में ये $24.1 बिलियन था। लेह हिंसा के मामले में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर लेह के जिलाधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सोनम वांगचुक ऐसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं जो देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर और समाज की ज़रूरी सेवाओं के लिए नुकसानदायक है। डीएम रोहिल सिंह डोंक ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने कानून के मुताबिक उनके समक्ष पेश किए गए सभी दस्तावेजों और तथ्यों पर विचार करने के बाद हिरासत का आदेश पारित किया था। लेह के डीएम ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में दी है। यह हलफनामा सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो और उस याचिका के जवाब में दिया गया है जिसमें उन्होंने अपने पति की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हुई हिरासत को चुनौती दी है। जिलाधिकारी ने कोर्ट को बताया कि 26 सितंबर को जब सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया तो उन्हें बताया गया कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 के तहत हिरासत में लिया जा रहा है और उन्हें केंद्रीय जेल जोधपुर भेजा जाएगा। इस जानकारी को तुरंत उनकी पत्नी गीतांजलि ने लेह थाने के SHO के माध्यम से फ़ोन पर बताया गया। इसलिए यह दावा कि सोनम वांगचुक या उनकी पत्नी को हिरासत के आदेश की जानकारी नहीं थी, पूरी तरह झूठी और भ्रामक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलियाई राष्ट्रपति खुरेलसुख-उखना के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी साझा की और कहा कि राष्ट्रपति की यात्रा से राजनीतिक संबंधों की गहराई और दोनों पक्षों द्वारा प्राचीन सभ्यतागत संबंधों, साझी बौद्ध विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी विश्वास की गहरी भावना पर आधारित रणनीतिक साझेदारी को और महत्व मिलता है। President of Mongolia, His Excellency Mr. Khurelsukh-Ukhna, is on a state visit to India. Hyderabad House, President Khurelsukh held restricted and delegation level discussions with Prime Minister Shri Narendra Modi. The discussions were warm, wide-ranging and forward-looking, covering strategic and development partnership, cultural ties, trade, education, critical minerals, renewable energy and people-to-people exchanges. विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख-उखना ने 10 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और इनका आदान प्रदान हुआ। इन समझौतों का उद्देश्य भारत और मंगोलिया के संबंधों को और मजबूत करना है। 10 MOUs were signed. The joint statement will list out the MOUs. They were in the area of cultural exchange, immigration cooperation, promotion of cooperatives, humanitarian aid,
geology and mineral resources, quick impact projects, yoga, and also renovation of the Bogd Khan Palace. President Forelsuk also visited Parliament House, where he toured the building along with the Honorable Speaker of Lok Sabha, Shri Om Birla. Their interaction highlighted the close democratic and parliamentary connect between India and Mongolia, both vibrant democracies committed to rule of law and representative governance. भारत ने मंगोलियाई नागरिकों को मुफ्त ई-वीजा प्रदान करने का निर्णय लिया है. Fulfilling a long-standing Mongolian request and underscoring the growing defense partnership, India also announced that all e-visas to Mongolian nationals would be issued on gratis basis. Other key announcements include the deputation of a Sanskrit teacher to Gandan Monastery for 1 year to enhance monastic Sanskrit capacity, launch of an ICCR youth orientation trip, under which 8 Mongolian students and accompanying faculty will visit India. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और भारतीय ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जो राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के माध्यम से रोजगार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और जोमेटो के सीईओ आदित्य मंगला की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए. इसके माध्यम से जोमेटो नियमित रूप से NCS पोर्टल पर सत्यापित नौकरी के अवसरों को पोस्ट करेगा और इसके माध्यम से भर्ती करेगा. API आधारित एकीकरण उपयोगिताओं के लिए वास्तविक समय में नौकरी के अवसर की पोस्टिंग और सुगमता से ट्रैकिंग सुनिश्चित होगी. काम की तलाश करने वालों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि NCS पोर्टल रोजगार हासिल करने का बड़ा मंच बन गया है. आज के दिन में इस पोर्टल को एक्सेस करके देखेंगे तो 31 लाख जॉब एक्टिव वैकेंसी के रूप में दिखाई दे रहे हैं. जोमेटो जुड़ रहे हैं और जब आदित्य जी बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि हम 20,000 जॉब नेशनल कैरियर पोर्टल के द्वारा फ्रॉड करेंगे. बहुत अच्छी बात है. एक ही प्लेटफॉर्म से जॉब सीकर लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी. जोमेटो में भी जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के मलखेड़ गांव में ग्राम पंचायत परिसर में एक महिला लाइब्रेरियन द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि महिला को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला था. मृतका के छोड़े गए सुसाइड नोट में PDO और ग्राम पंचायत अध्यक्ष का नाम लिखा गया है. इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक अश्वत्थ नारायण ने कहा कि सिद्धारमैया सरकार को इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार की लापरवाही और प्रशासनिक विफलता के कारण एक महिला को जान गंवानी पड़ी है. Even the salary was not paid. More than the salary, she couldn't answer the people's questions. Their queries were not answered. She felt always humiliated. She had no option. So the government has failed and made her to commit suicide. It is because of the failure of the government she has committed the suicide. And ministry, he should be removed from the ministry. Imagine, in his own district and his own department, if payments are not made, who is accountable? If monthly payment is not made for those employees, who is responsible? Yes, he should be removed from the ministry. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में हुए हादसे पर दुख व्यक्त किया है. राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा, जैसलमेर राजस्थान में एक बस में आग लगने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है. मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं. तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़. नमस्कार. राष्ट्रीय खबरें हो